हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी बच्चों के लिए जो क्या है सीए में इंटर के पेपर नंबर 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अपीयर होने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम आपका जो 30 मार्क्स का जो पोर्शन है एमसीक्यू का, जो आपको पहला क्वेश्चन कंपलसरी आता है जिसमें आपको 15 क्वेश्चन आते हैं दो दो नंबर के, वो कवर करने वाला हूँ इस वीडियो के थ्रू। इसमें मैं आपको कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चंस के थ्रू जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो बताने वाला हूँ, और आपको इससे आपको पता लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके का पैटर्न आता है एग्जाम का, क्वेश्चन का, एमसीक्यू का, ठीक है, और किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, जो बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जो कर लीजिएगा। ठीक है, अभी तो सब्सक्रिप्शन यूट्यूब की फ्री है, और अगर आपको ये वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर आप डायरेक्टली ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे दिसंबर 2025 के क्वेश्चन पेपर के साथ। ठीक है जी, चलिए तो एक एक करके सारे क्वेश्चन सीक्वेंस में करेंगे विद कॉन्सेप्ट्स के साथ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। इनमें से कौन सी अकाउंटिंग अजम्पशन नहीं है? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल और मटेरियलिटी। आपको पता है गोइंग कंसर्न भी अकाउंटिंग अजम्पशन है, कंसिस्टेंसी भी, एक्रूअल भी और मटेरियलिटी भी, सॉरी एक्रूअल भी, मटेरियलिटी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हुआ? डी आंसर हुआ। मटेरियलिटी जो है वो क्या है? फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है। अजम्पशंस तीन होती हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। उसके बाद बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ ए जर्नल एंड लेजर। कौन सी बुक्स जो है इनमें से जर्नल और लेजर दोनों है? सेल्स डे बुक सब्सिडरी है, जर्नल प्रॉपर, कैश बुक बी आर। आपको पता है सेल डे बुक बी आर और जर्नल प्रॉपर ये जर्नल और लेजर दोनों नहीं है। कौन सी है? कैश बुक। कैश बुक हमारी जर्नल और लेजर दोनों का काम करती हैं। ठीक है, स्पेशल काइंड ऑफ सब्सिडरी है, प्लस इसमें जर्नल की पोस्टिंग सीधा हो जाती है। तो मतलब हमारा आंसर क्या है? कैश बुक जो है वो जर्नल और लेजर दोनों का काम करती है। ठीक है जी, चलिए अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम अपेयर इन द डेबिट साइड ऑफ ट्रिपल कॉलम कैश बुक। आपको पता है डिस्काउंट, जो डिस्काउंट कॉलम होते हैं कैश बुक का, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड किस चीज का होता है? डिस्काउंट अलाउड का, खर्चों का, क्योंकि एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर ऑलवेज डेबिटेड। और जो क्रेडिट साइड होता है वो किस चीज का होता है? डिस्काउंट रिसीव का, क्योंकि इनकम एंड गेन्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड। तो वो पूछ रहे हैं जो टोटल है डिस्काउंट कॉलम का डेबिट साइड अपेयर होता है कैश बुक में, वो कहाँ पर पोस्ट होगा? वो हमारा डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट होगा, है ना। डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड होगा। तो इसमें आपको पहले ही क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसकी एंट्री क्या है, या फिर उसके बाद ऑप्शंस की तरफ जाइए, नहीं तो अदरवाइज ऑप्शंस आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर सकती हैं। चलिए अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। प्रोविजन फॉर बैड डेट ओपनिंग दे रखी है 14,000। 24-25 फाइनेंशियल ईयर है, इसमें बैड डेट हुए हमारे 9,500, और 31 मार्च 2025 को डेटर कितने के स्टैंडिंग है? 3,25,000 की। प्रोविजन फॉर बैड डेट कितनी है? 5% है। और 31 मार्च 2025 को एडिशनल बैड डेट हुए 2500 रुपये के। तो प्रोविजन जो है वो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है कितनी होगी? ठीक है, तो हम देखेंगे क्या क्या चीज। सबसे पहले अगर हम यहां पर सिंपल तौर पे लिख दें, बैड डेट्स हमारे कितने के आ जाएंगे जी? सबसे पहले बैड डेट हमारे हुए हैं 9,500 के। ठीक है जी, इसमें हम ऐड कर देंगे फर्दर बैड डेट कितने के हुए हैं? 2,500 के। फर्दर बैड डेट 2,500 के। ठीक है जी,
इसमें आपको पता है हम क्या करते हैं, ऐड क्या करते हैं, न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन कैसे आती है, डेटर 3,25,000 माइनस फर्दर बैड डेट्स 2,500 एट द रेट ऑफ रेट, रेट कितना है 5%। तो ये हो गया 3,25,000 माइनस 2,500 का 5%, तो ये होता है 16,125। आपको पता है इसमें से हम माइनस कर देंगे ओल्ड प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये हमारी कितनी थी जी, ये हमारी थी 14,000, तो माइनस हो गया आपका, तो कुल मिला के हो गया 9,500 प्लस 2,500 प्लस 16,125 माइनस 14,000, तो ये नेट करके आ गया 14,125। ठीक है जी, तो ये हमारा 14,125 हो गया इस साल की प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, दैट इज बी। तो फोर्थ का हमारा आंसर हो गया बी, प्रोविजन आ गई इस साल की, कितनी पी एंड एल में आ जाएगी हमारी 14,125 रुपये। ठीक है जी, चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बिल ड्रॉ ऑन बी फॉर रुपीज 3,60,000 का, म्यूचुअल अकोमोडेशन था, 2:1 की रेशो है, ए गॉट इट डिस्काउंटेड इतने के लिए, और 1/3 जो है वो प्रोसीड जो है वो बी को भेज दिया। हाउ मच मनी शुड बी रिमिटेड बाय ए टू बी एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी टू इनेबल बी टू ऑनर द बिल। ए और बी, देखिए 3,60,000 का बिल था, ठीक है, और रेशो कितनी थी 2:1 की, ठीक है, ए की ये बी की, ठीक है जी, ये रेशियो थी। अब देखा जाए 3,38,400 का बिल इन्होंने डिस्काउंट किया, आपस में 2:1 की रेशियो में बांट लिया, 2/3 ए ने रख लिया, 1/3 बी को भेज दिया। ठीक है, अब देखा जाए अब बी के पास, अब बिल कौन ऑनर करेगा, बिल जो एक्सेप्ट करके बैठा हुआ है, एक्सेप्ट कौन करके बैठा हुआ है बी, तो बी 1/3 अपनी जेब में से डालेगा, 3,60,000 का 1/3 अपनी जेब में से डालेगा, 2/3 जो है किससे लेगा, 2/3 किससे लेगा ए से लेगा, तो 3,60,000 का 2/3 हमारा होता है 2,40,000, तो 2,40,000 रुपीज ए क्या करेगा, बी क्या करेगा, बी क्या करेगा ए से लेगा। सर इसमें से डिस्काउंट नहीं लेस होगा, डिस्काउंट क्यों लेस होगा बच्चों, क्योंकि डिस्काउंट तो अब उसने 2,40,000 रुपए उसके खाते के हैं, तो उसका जो खर्चा पड़ा तो ए ही बियर करेगा ना, तो इसलिए ए जो है 2,40,000 रुपये पे करेगा किसको, बी को, तो हमारा आंसर है 2,40,000। ठीक है जी, तो फिफ्थ का हमारा आंसर हो गया 2,40,000। ठीक है, अब आते हैं जी नेक्स्ट सिक्स्थ पे, गुड्स वर सेंट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस एट ए इनवाइस प्राइस विच इज 20% अबव कोस्ट। इनवाइस प्राइस कितना है, कोस्ट प्लस 20 मतलब 120। अब 1/5 जो है, कहते हैं 1/5 ऑफ द गुड्स कोस्टिंग 60,000 वर डैमेज इन ट्रांजिट। ठीक है, अब जो गुड्स हैं 1/5 वो कोस्ट है, ये कोस्ट रास्ते में ही क्या हो गई, डैमेज हो गई। फाइंड आउट द इनवाइस प्राइस ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। अब सबसे पहले तो ये देखेंगे टोटल गुड्स कितने की थी, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा ना टोटल कितनी थी। 60,000 जो है ये कितना है 1/5 है, इसको हमें 100% में कन्वर्ट करना है, तो 5/1 कर देंगे, तो इसकी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 3 लाख रुपए। ठीक है जी,
3 लाख रुपए कॉस्टिंग होगी। अब इसमें प्लस कर देंगे लोडिंग। लोडिंग कितनी है जी? 20% अबव कॉस्ट, मतलब 20% ऑन कॉस्ट एट द रेट ऑफ 20%। तो 3 लाख का 20% कितना होता है? 60,000। तो टोटल कितना हो गया? 3,60,000। तो ये हमारा आंसर हो गया जी डी। ठीक है जी, 3,60,000 हमारा क्या हो गया? 6th MCQ का आंसर हो गया। चलिए जी, अब आते हैं 7th पे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ₹60,000 includes goods costing 10,000 sent on approval basis at a selling price of ₹12,000. 10% of the goods, 10% of the stock is destroyed by fire. Insurance claim accepted for 75%. What amount of closing stock will appear in the balance sheet? अब देखिए, क्लोजिंग स्टॉक कितने का था? 60,000 रुपये का। इसमें 10,000 रुपये की गुड्स थी जिसकी कॉस्ट 10,000 रुपये थी, सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस पर भेजी हुई है, जिसकी सेलिंग प्राइस कितना है? 12,000। आपको पता है, चैप्टर आपने किया हुआ है कि जब हम गुड्स किसी को अप्रूवल बेसिस पर भेजते हैं, अप्रूवल और रिजेक्शन बेसिस पर भेजते हैं, तो एट द एंड अगर वो गुड्स स्टैंड कर रही हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर गुड्स कस्टमर के पास ही पड़ी हुई हैं, तो हम उसको अपनी बैलेंस शीट में किस पे रिकॉर्ड करते हैं? एट कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। तो इसका मतलब है जो क्लोजिंग स्टॉक है 60,000, इसको बेशक अलग से रिकॉग्नाइज जरूर कर देंगे, शो जरूर कर देंगे कि भाई 50,000 रुपये स्टॉक है, प्लस गुड्स लाइंग विद द कस्टमर, गुड्स लाइंग विद द कस्टमर 10,000 रुपये, टोटल हो गया 60,000 रुपये। ठीक है, अब वो कह रहे हैं 10% जो स्टॉक है वो डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो गया। 60,000 का टोटल स्टॉक था, इसमें से 10% जो है, 10% जो है वो डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो गया। ठीक है, तो कुल मिला के 60,000 का 10% कितना होता है? 60,000 का 10% कितना होता है? 6,000। तो 60,000 का टोटल स्टॉक था, उसमें से डिस्ट्रॉयड बाय फायर कितना हो गया? 6,000। तो बचा कितना? 54,000। ठीक है जी, तो हमारा आंसर क्या आ गया 7th का? ए आंसर आ गया 54,000। ठीक है जी, कि हमारे पास स्टॉक कितना था? 54,000। अब इसमें आप कर सकते हो, इट इंक्लूड्स गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 विच इज लाइंग विद द कस्टमर। ठीक है जी, चलिए ये हो गया हमारा 7th क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 8th पे। एक्स परचेज गुड्स कॉस्टिंग ₹1 लाख। एक्स ने गुड्स परचेज करी है 1 लाख रुपीज की, वाई ने सोल्ड कर दी गुड्स 1.5 लाख रुपए की। प्रॉफिट शेयरिंग कितनी है? आपस में इक्वल है, मतलब ये जॉइंट वेंचर का क्वेश्चन है। अब सेम सेट ऑफ बुक्स मेंटेन है, व्हाट विल बी द फाइनल रेमिटेंस? अब देखा जाए, गुड्स किसने भेजी हैं? बेची किसने है? वाई ने। वाई की जेब में से कोई पैसा तो गया नहीं, देखा जाए 1.5 लाख रुपए उसकी जेब में आ चुके हैं, 1.5 लाख रुपए उसकी जेब में आ चुके हैं। अब गुड्स की कॉस्ट कितनी थी? 1 लाख रुपए, बेची कितने में? वाई ने 1.5 लाख में, तो 50,000 तो प्रॉफिट हो गया। अब 50,000 जो प्रॉफिट हुआ है वो शेयर किस में होगा? एक्स और वाई में इक्वली होगा, तो 25,000 प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो देखा जाए वाई ने रिसीव किए 1.5 लाख रुपए सेल करके, उसमें से वो अपना प्रॉफिट का जो शेयर बनता है कितना? 25,000 रुपये, वो निकाल के जो रिमेनिंग बचता है 1,25,000 रुपीज, वो क्या करेगा? 1,25,000 रुपीज एक्स को भेज देगा। ठीक है, तो फाइनल रेमिटेंस कितनी होगी? 1,25,000। कौन भेजेगा? वाई भेजेगा एक्स को। वाई विल रिमिट 1,25,000 टू एक्स। तो 8th का भी हमारा ए हो गया। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं
ए एंड बी पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी थी? 5:3 थी। ठीक है, और सी को एडमिट कर लिया 3/10 के लिए। ठीक है, सी को एडमिट कर लिया 3/10 के लिए। अब सी ने ये जो 3/10 है ये कैसे एक्वायर किया? सी ने 3/10 कैसे एक्वायर किया है? 1/5 ए से, 1/10 बी से। अब इसको सिंपलीफाई कर देते हैं, इंटू 2 कर देते हैं। ठीक है, तो ये 2/10 हो गया। ठीक है, तो ये 2/10 प्लस 1/10 हो गया ना, 3/10। तो कुल मिला के ए से उसने लिया 2/10 और बी से कितना लिया? 1/10। ठीक है जी, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पूछ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब न्यू पीएसआर के लिए हम लोग छोटी सी वर्किंग कर लेते हैं। हमारी ओल्ड रेशो कितनी थी? ओल्ड रेशो थी 5:3। तो ए की क्या रेशो थी? 5/8 और बी की कितनी थी? 3/8। अब इसमें से आपको पता है ए ने सेक्रीफाइस कितना किया है, या आप कह सकते हो सी ने ए से कितना लिया है? 2/10। ठीक है, और बी से 1/10। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाइड वे में फटाफट कैलकुलेट करते हैं। 80, 50 माइनस 16, तो ये हो गया 34/80, और ये हो गया 30 माइनस 8, 22/80, और ये हो गया हमारा 3/10 इंटू 8 कर देंगे, 24/80। ठीक है जी, तो ये हमारी टोटल हो गई 34:22:24। तो ये हमारी हो जाएगी 17:11:12। ये हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगी। ठीक है जी, चलिए जी, ये हमारा आंसर आ गया 9th का, डी आ गया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं जी 10th के ऊपर। ये हमारा पार्टनरशिप का आ गया क्वेश्चन। एवरेज प्रॉफिट 17,34,000 दिया हुआ है। टोटल एसेट हमारे दिए हुए हैं 1,35,00,000। आउटसाइड लाइबिलिटी 83 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%। वैल्यू ऑफ गुडविल निकालनी है अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, कैपिटलाइजेशन वैल्यू एज पर द नेट एसेट, अपना एवरेज ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है जी? 17,34,000। ये हमारा 12% है, तो इंटू 100/12 कर देंगे, तो ये हो जाता है हमारा 17,34,000 इंटू 100/12। तो ये हो गया जी 1,44,50,000। ठीक है जी, ये कैपिटलाइज वैल्यू हो गई। इसमें से हम माइनस कर देंगे नेट एसेट। ठीक है जी, नेट एसेट कितनी है हमारी? टोटल एसेट थी 1,35,00,000। इसमें से माइनस कर देंगे आउटसाइड लायबिलिटी 83 लाख। तो ये कितना हो गया? 52 लाख।
ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया 1,44,50,000 माइनस 52 लाख, 92,000 और 92,50,000। ये हमारी क्या आ गई, गुडविल आ गई जी। पहले हमने निकाला कैपिटलाइज्ड वैल्यू 1,44,50,000 और नेट एसेट हमारी थी एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो ये हमारी आ गई 52 लाख। ठीक है, तो नेट करके आ गया हमारा 92,50,000 बी हमारी गुडविल आ गई। चलिए जी आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको XYZ 3 डिपार्टमेंट दिए हुए हैं, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, यूनिट दिए हुए हैं ओपनिंग ओपनिंग स्टॉक की, परचेज दी हुई है। ठीक है, और ये सेल दी हुई है। ठीक है जी 2040 एट द रेट ऑफ दिस। उसके बाद टोटल वैल्यू ऑफ परचेज दी हुई है 9,80,000। और उन्होंने ऑब्जर्व किया है जो रेट ऑफ जीपी जो है वो सेम है हर डिपार्टमेंट में। हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, जीपी की परसेंटेज निकालनी है। आपको पता है वहाँ पे 3 स्टेप हुआ करते थे। ठीक है, पहले हम जीपी निकालते थे, फिर जीपी का रेट निकालते थे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता था, इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें यहाँ पर देखिए सेल्स वैल्यू दी हुई है, सेल्स का रेट भी दिया हुआ है, सेल्स का रेट दिया हुआ है विद क्वांटिटी दिया हुआ है। बट यहाँ पे हमें क्या नहीं दिया हुआ, यहाँ पर हमें परचेज की वैल्यू नहीं दी हुई पर यूनिट वाइज कि हर जो डिपार्टमेंट XYZ ने परचेजेस करी है वो किस रेट पे करी हुई हैं, नहीं दी हुई। कोई बात नहीं, तो हम क्या करेंगे, मान के चलेंगे हम मान के चलेंगे जितने भी यूनिट परचेज हुए हैं, हमें सेल की क्वांटिटी तो पता है, हमें सेल की क्वांटिटी तो पता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जितने परचेज हुए हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या हो गए, सेल हो गए। ठीक है, इससे हमें क्या पता लग जाएगा, इससे हमें जो परचेज यूनिट है उसकी सेल्स वैल्यू निकल जाएगी। और परचेज यूनिट की परचेज वैल्यू तो पता ही है, तो परचेज जो यूनिट की सेल वैल्यू में से परचेज वैल्यू लेस कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, जीपी आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए तो हम निकालते हैं XYZ तीनों की परचेजेस कितनी है, 2,000 यूनिट, 4,000, 4,800 एट द रेट ऑफ 130, 117, 140। तो ये कर देंगे 2,000 इंटू 130, 2,60,000, 4,000 इंटू 117, 4,68,000, 4,800 इंटू 140, 6,72,000। तो टोटल कितना हो गया हमारा, 14 लाख। सेल्स वैल्यू कितनी होगी, 14 लाख। अब जीपी देखेंगे कि जीपी कितना है, सेल्स वैल्यू माइनस परचेजेस 9,80,000, 4,20,000 जीपी हो गया आपका। जीपी का रेट, जीपी 4,20,000, जीपी किस पे पूछा हुआ है, ऑन सेल पूछा हुआ है, बिल्कुल ऑन सेल। सेल कितनी है, 14 लाख। तो 4,20,000 डिवाइड बाई 14 लाख, जी हमारा कितना आ गया, 30% आ गया। ठीक है जी,
जीपी का रेट आ गया हमारा 30%, दैट इज सी। ठीक है जी, तो 11th क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया सी, करेक्ट। चलिए जी, 12वें क्वेश्चन पे आते हैं जी। RRS परचेज ए मशीन फ्रॉम PKS ऑन हायर परचेज सिस्टम, जब कैश प्राइस कितना था 8,64,000, कैश प्राइस था 8,64,000। टर्म्स ऑफ परचेज क्या है, डाउन पेमेंट कितनी है 2,16,000, और बैलेंस जो है 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट में है 2,88,000 ईच। तो इंटरेस्ट कितना होगा कहते हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में। अब ना यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है ना कुछ, यहाँ पे क्या निकालना है हमें, पहली किस्त में ब्याज निकालना है। तो उसका तरीका क्या होता है, पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम टोटल इंटरेस्ट निकालेंगे। टोटल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, देखिए कुल मिला के यहाँ पर कैश प्राइस कितना था उसका 8,64,000, 2,16,000 रुपये की डाउन पेमेंट है और 3 किस्तें हैं 2,88,000 की। तो 2,88,000 इंटू 3 करोगे तो ये बनता है 8,64,000। 8,64,000 इंस्टॉलमेंट की वैल्यू होगी, प्लस 2,16,000 रुपये, 2,16,000 क्या है डाउन पेमेंट है। तो कुल मिला के 10,80,000 रुपये हो गया। 10,80,000 रुपये आपने क्या किया, टोटल पे किया या करना है। उसमें से कैश प्राइस कितना है 8,64,000। तो देखा जाए इंटरेस्ट की कॉस्ट कितनी है, 2,16,000 इंटरेस्ट कॉस्ट है, 2,16,000। ठीक है, 2,16,000 इंटरेस्ट कॉस्ट है। अब यहाँ पे कितनी किस्तों में मोड़ना है, ठीक है 3 किस्तों में मोड़ना है, बैलेंस इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। अब कुल मिला के अगर देखा जाए तो हमारे को जो इंटरेस्ट है वो 3:1 की रेशियो में एलोकेट हो जाएगा। 3:1 की एलोकेट क्यों, क्योंकि अभी हम तीसरे साल में खड़े हैं, ठीक है ना। 3 साल, अगर आज की बात करें आज से बाद 3 साल पड़े हैं टोटल, जीरो पीरियड की अगर हम बात करें तो 3 साल पड़े हुए हैं एसेट की पेमेंट को, फिर 2 साल, फिर 1 साल, तो इसलिए 3:2:1 की रेशो में एलोकेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 2,16,000 इंटू 3/6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1,08,000। ऐसे ही दूसरे साल का फिर पहले साल का, तो 1,08,000 रुपये आ गया इंटरेस्ट आ गया पहली किस्त में। दूसरी किस्त में कितना हो जाएगा 2/6, 2/6, तीसरी में 1/6। ठीक है जी, चलिए जी। ठीक है, तो ये हायर परचेज के जब क्वेश्चन होते हैं तो उसमें हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं AS1। AS1 पे क्या क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कंपनी डिस्क्लोज करती है अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग पॉलिसी, वेयर शुड ए कंपनी डिस्क्लोज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी, इन द एनुअल रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट, और डायरेक्टर रिपोर्ट, और नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको होता है ये नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपनी जो है क्या करती है, अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को डिस्क्लोज करती है नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ये भी हमारा AS का है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, कहते एंटिटी ने एक्वायर करी एसेट जिसकी कॉस्ट कितनी थी 1,00,000 रुपए। ठीक है, प्रोडक्शन करने के लिए कुछ आइटम बनानी थी, उसके लिए हमने एक एसेट खरीदी। ठीक है, इट इज डिडक्टिबल इक्वली ओवर द 2 years इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो अकाउंट्स के अकॉर्डिंग कितना आना था देखा जाए तो 50,000 रुपये 2 साल में खर्चा रिकॉर्ड होना था। ठीक है, ये अकाउंट्स की बात हो गई। अब टैक्स क्या कहता है, टैक्स कहता है जी 75,000 रुपये पहले साल और 25,000 रुपये दूसरे साल। ठीक है, तो देखा जाए कुल मिला के एक्सपेंसेस जो है
पहले साल में कम रिकॉर्ड हुआ, ठीक है, कितना, 25,000। ऑब्वियस है दूसरे साल में ज़्यादा हो जाएगा, ये ईयर 1, ये ईयर 2, ठीक है, और दूसरे साल में क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के हुआ क्या, अब यहाँ पर पहले साल खर्चा हमने कम रिकॉर्ड किया, खर्चा कम रिकॉर्ड किया मतलब हमारा प्रॉफिट बढ़ गया, ठीक है, प्रॉफिट बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया मतलब टैक्स बढ़ गया, मतलब फ्यूचर में अब हमारे को अगर हम टैक्स के अकॉर्डिंग देखा जाए, टैक्स के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा अकाउंटिंग जो प्रॉफिट टैक्स का प्रॉफिट था वो कम हो गया, टैक्स का प्रॉफिट कम हो गया, ठीक है, टैक्स का प्रॉफिट कम हो गया, तो अब हमें टैक्स कम देना पड़ेगा, फ्यूचर में ज़्यादा देना पड़ेगा। अब फ्यूचर में ज़्यादा देना पड़ेगा मतलब फ्यूचर की लाइबिलिटी ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब है हम डेफर्ड लाइबिलिटी क्रिएट कर लेंगे, डेफर्ड लाइबिलिटी क्रिएट कर लेंगे। तो जब दूसरे साल करेंगे, दूसरे साल हमें क्या करना पड़ेगा, उस लाइबिलिटी को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। अब रिवर्स क्यों, क्योंकि आपको पता है ये क्या है, ये एक साल का खर्चा ये दूसरे साल में एडजस्ट हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए पहले साल जो लाइबिलिटी क्रिएट हुई, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट हुई, वो दूसरे साल में क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो 25,000 का टैक्स रेट कितना है, 10%, 2500 रुपये की लाइबिलिटी पहले साल क्रिएट हो जाएगी, दूसरे साल में रिवर्स हो जाएगी। अब पूछा क्या है हमारे से, इन द ईयर 2, दूसरे साल में क्या करेगी एंटिटी, रिवर्स कर देगी डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी को, ठीक है, रिवर्स डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है जी। चलिए जी, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। ए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हैज 250 members with an annual subscription 5,000 each, ठीक है, 5,000 each। Subscription received during the 2024-5 11,25,000, which includes 65,000 and 25,000 for this and this। Amount of outstanding subscription 24-25 के लिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए पहली बात तो सब्सक्रिप्शन बनता कितना था, रिसीवेबल कितना था, सिंपल सी बात है, 5,000 एक बंदे का था, हर बंदे के 5,000 था, सॉरी, और टोटल पर्सन कितने थे, 250। तो 5,000 इंटू 250 करोगे तो ये बनेगा 12.5 लाख रुपए। टोटल पब्लिक से पैसा लेना कितना था, 12,50,000, ठीक है जी। उसमें से माइनस रिसीव्ड कितना हुआ इस साल का, वैसे वो बता रहे हैं 11,25,000 रिसीव हुआ है, पर ये 11,25,000 इस साल का थोड़ी ना है, इसमें से 65,000 जो है वो पिछले साल का है, 23-24 पिछला हो गया ना, और 25,000 रुपये जो है अगले साल का है, ठीक है जी। 11,25,000 माइनस 65,000 माइनस 25,000, तो टोटल हो गया 2,15,000 रुपये आउटस्टैंडिंग हो गया, ठीक है जी। तो ये हमारा आंसर हो गया सी, ठीक है जी। ये हमारे 15 क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये अपने सारे देखे तो इसका आंसर आपको साथ साथ नीचे मिल जाएंगे ऐसी पीडीएफ में ही, ठीक है।
तो ये हमारा दिसंबर 25 का एमसीक्यू का क्वेश्चन पेपर के एमसीक्यू हो गए। चलिए अब एक पेपर और करेंगे, जून 25। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा जून 25 एग्जाम का, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है। फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ एन एंटरप्राइज आर ट्रीटेड एज एन एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ, सॉरी इन द कोर्ट ऑफ लॉ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी एंटरप्राइज के एज एन एविडेंस कोर्ट ऑफ लॉ में ट्रीट किए जाते हैं, बिल्कुल किए जाते हैं जी। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द टू डिफरेंट अकाउंटेंट विल शो ऑलवेज आइडेंटिकल रिजल्ट। आप एज ए अकाउंटेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हो, मैं तैयार करता हूँ, तो उसमें जरूरी नहीं होता कि 100% सेम हो। ठीक है ना, अकाउंटिंग पॉलिसी डिफरेंट होने की वजह से वहां पर रिजल्ट भी डिफरेंट हो सकते हैं। और कह रहे हैं तीसरा, फाइनेंशियल नीड नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन एनी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट तो पूरी करनी ही होती है। ठीक है, ये भी गलत। ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, नहीं, कैश और क्रेडिट दोनों होती है ना, तो इसका मतलब है इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है एज ए एविडेंस कोर्ट में ट्रीट किए जाते हैं। दूसरा चलिए, कहते हैं व्हेन द क्लोजिंग स्टॉक इज शोन इन द ट्रायल बैलेंस। जब क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है ट्रायल बैलेंस में शो करता है, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर आता है, बैलेंस शीट में आता है, उसका ट्रेडिंग अकाउंट में कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। तो देन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर क्लोजिंग एंट्री, अब क्लोजिंग एंट्री तब आती है जब कहाँ पर है, एडजस्टमेंट में है। अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये ऑलरेडी ट्रीट हो चुका है फ्रॉम द परचेज, दैट इज कॉल्ड एडजस्टेड परचेज, इसलिए एंट्री आएगी ही नहीं, एंट्री नॉट रिक्वायर्ड। आगे कह रही हैं जी, इनमें से कौन सी ट्रांसेक्शन जो है वो फॉरेन करेंसी ट्रांसेक्शन है, फॉरेन करेंसी ट्रांसेक्शन है। बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्राइस इन फॉरेन करेंसी। हमने क्या किया है, गुड्स और सर्विसेज लिए हैं जो प्राइस है फॉरेन करेंसी में, तो वो भी फॉरेन ट्रांसेक्शन ही हो गई। पैसे लिए हैं या दिए हैं जो डिनोमिनेटेड हैं कौन सी करेंसी में, फॉरेन करेंसी में, तो ये भी फॉरेन ट्रांसेक्शन ही हुई। ठीक है, फॉरेन करेंसी ट्रांसेक्शन। खरीदा है या बेची है कोई एसेट जो फॉरेन करेंसी में, तो देखा जाए तो सभी की सभी ट्रांसेक्शन जो है वो फॉरेन करेंसी ट्रांसेक्शन है। इनमें से कौन सी अकाउंटिंग कन्वेंशन नहीं है, अजम्पशन नहीं, कन्वेंशन। आपको पता है जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस होती हैं वो ये तीन होती हैं, डिस्क्लोजर, कंजर्वेटिज्म, मटेरियलिटी। जो बिजनेस एंटिटी है वो कॉन्सेप्ट है ना कि कन्वेंशन है। ठीक है, तो चौथे का आंसर ए हो गया। चलिए अब अगला फिर फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आ गया, जैसे दिसंबर में आया था। बैड डेट दिए हुए हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट ओपनिंग दी हुई है, डेटर्स दिए हुए हैं 2 लाख रुपए, और फर्दर बैड डेट दिए हुए हैं 1800 रुपये, और प्रोविजन, नई प्रोविजन क्रिएट करनी है 5% ऑन डेटर। अब यहाँ पर अलग चीज़ पूछी हुई है, पिछले साल में जो क्वेश्चन आया था फाइनल अकाउंट का उसमें पूछा हुआ था वो दिसंबर 25 में कि प्रोविजन बताइए, प्रोविजन बताइए मतलब P&L में प्रोविजन बताइए, यहाँ पर बैलेंस शीट में कितनी आएगी। तो बैलेंस शीट में प्रोविजन आने का तो बहुत सिंपल तरीका बताया था मैंने आपको, डेटर लेंगे हम, डेटर कितने हैं हमारे 2 लाख के, इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, माइनस करेंगे फर्दर बैड डेट, फर्दर बैड डेट कितने हैं 1800। अब ये लेस करके कितना आ गया, 2 लाख माइनस 1800, 1,98,200। अब इसका एट द रेट ऑफ 5% हो जाएगा, दैट इज 9910, 9910 ए आंसर हो गया। फिफ्थ का आंसर ए हो गया जी हमारा। चलिए जी अगले पे चलते हैं जी। सिक्स्थ, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर इतनी है, इंट्रोड्यूस हुई इतनी, ड्राइंग हुई इतनी, मतलब फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है, और लॉस हुआ इतना। तो एट कैपिटल पूछी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं फटाफट, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और इसमें ये हमारा आ गया ब्रॉड डाउन जो हमारे को पता नहीं है। ठीक है, उसके बाद एट द एंड ऑफ द ईयर 80,000 है, तो ये हमारी कैरी डाउन आ गई। ठीक है, कैरी डाउन कितनी है
80,000। कैपिटल इंट्रोड्यूस की एंट्री क्या होती है? कैश टू कैपिटल या बैंक टू कैपिटल, कितनी? 60,000। ठीक है, उसके बाद ड्राइंग्स की क्या होती है? कैपिटल टू कैश, 40,000। उसके बाद लॉस हुआ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टू पी एंडल हो जाएगा, 1,20,000। बस जी। चलिए, अब टोटल हो गया डेबिट का 40,000 प्लस 1,20,000 प्लस 80,000, 2,40,000 रुपये हो गया जी। माइनस 60,000, ओपनिंग हो गया 1,80,000। ठीक है जी, तो 6 का आंसर हमारा ए आ गया जी। ठीक है, सिंपल था। चलिए 7th पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है? जॉइंट वेंचर हैज ए डेफिनेट लाइफ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट कंपेयरेबल, बिल्कुल होते हैं जी कंपेयरेबल। ठीक है, गलत हो गया। सेल बुक इज ए पार्ट ऑफ लेजर, सेल बुक तो सब्सिडरी होती है, तो ये भी गलत है। ऑनर्स इक्विटी एसेट माइनस लाइबिलिटी होनी थी, है ना, तो इक्विटी आती, तो मतलब ये भी गलत है। तो सही अपने आप ही निकल के बाहर आ गया। ठीक है, तो जॉइंट वेंचर की क्या है? डेफिनेट लाइफ होती है कि पर्टिकुलर जो पर्पस के लिए बनी है आज नहीं तो कल, पर्पस पूरा होने के बाद वो बंद कर दी जाएगी। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा ए। चलिए 8th क्वेश्चन पे आएंगे। यहाँ पे क्या पूछा है? अनसोल्ड स्टॉक पूछा है इनवाइस प्राइस पे ऑन 31 मार्च 2025। ठीक है, तो देखा जाए तो ये हमारा किस चीज़ का है? कंसाइनमेंट का क्वेश्चन है। कंसाइनमेंट का क्वेश्चन है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू पूछी हुई है इनवाइस प्राइस पे, इनवाइस प्राइस पे। ठीक है जी, गुड्स कॉस्टिंग है 1,32,000 रुपये, कंसाइनी को भेजी है, और इनवाइस प्राइस कितना है? 20% अबव कॉस्ट, मतलब लोडिंग 20% है कॉस्ट पे, और राणा ने पे किए हैं, मतलब कंसाइनर ने पे किए हैं 4,000 रुपीज़ जो डायरेक्ट हो गए, कंसाइनी ने पे किए हैं 2,000 रुपये एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस जो इनडायरेक्ट हैं, उसके बाद गोडाउन रेंट ये भी इनडायरेक्ट है, नहीं होंगे ऐड। 3/4 जो गुड्स हैं वो सोल्ड हो गई इतने पे, बाकी बची कितनी? 3/4 सोल्ड हो गई तो बची कितनी? 1/4। तो चलिए, गुड्स 1,32,000 रुपये की थी, 1,32,000 की, 1/4 बच गई, तो 1,32,000 का 1/4 होता है 33,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये कितने थे? 4,000 थे, इसका 1/4 सॉरी प्लस हो जाएगा आपका लोडिंग। ठीक है जी, लोडिंग कितनी हो जाएगी जी? 33,000 जो इसकी वैल्यू है। ठीक है, इसका कितने परसेंट है? लोडिंग कितनी है जी? 20% अबव कॉस्ट, तो इसका 33,000 का 20% हो जाएगा 6,600, तो 6,600 प्लस 1,000 प्लस 33,000, ये हो गया जी 40,600। दैट इज आंसर इज डी। तो 8th का आंसर हमारा क्या हो गया? डी आंसर हो गया जी। ठीक है जी, ठीक है सर। चलिए जी आगे चलते हैं, 9th क्वेश्चन पे आते हैं। रेखा ने ड्रॉ किया बिल ऑफ एक्सचेंज रीबा पे 20,000 का जो 3 महीने बाद पेबल था। ठीक है, ड्यू डेट पे रीबा जो है वो पेमेंट नहीं दे पाई। ठीक है, अब नोटरी पब्लिक करवाई तो नोटिंग चार्जेस लगे 100 रुपये। अब रीबा ने क्या रिक्वेस्ट करी कि भाई एक नया बिल ड्रॉ कर दे अगले 3 महीने का, इसके साथ साथ 12% इंटरेस्ट भी ले ले। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो नहीं बोला कि इंटरेस्ट के पैसे में से एडवांस ले ले तो फ्रेश बिल बना दे, तो यहाँ पर देखा जाए फ्रेश बिल भी उसी के साथ ही है,
इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट के साथ ही है। तो कुल मिला के ओरिजिनल बिल की बीयर की पेमेंट कितनी थी? 20,000 रुपये, प्लस नोटिंग चार्जेस की पेमेंट कितनी थी? 100 रुपये, ठीक है, प्लस इंटरेस्ट भी होगा, ठीक है। इंटरेस्ट किस पे होगा? 20,100 के ऊपर होगा। 20,100 के ऊपर कितना? 12%। कितने महीने का? 3 महीने का। तो 20,100 का 12% इंटू 3/12, 603 रुपीज़। तो टोटल हो गया 603 प्लस 100 प्लस 20,000, तो ये हो गया 20,703 रुपीज़। तो ये हो गया हमारा 9th का बी आंसर हो गया, ठीक है। अगर उन्होंने बोला होता कि भाई नोटिंग चार्जेस जो हैं वो एडवांस पे किए जा रहे हैं, साथ में पे किए जा रहे हैं नए बिल ड्रॉ करते वक्त, तो यहाँ पर 100 और 3 नहीं लगने थे, यहाँ पर आना था 20,600, ठीक है। तो ये हमारा 9th का बी आंसर आ गया जी। चलिए जी, अब आगे आते हैं 10th पे। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिलेटिंग टू द AS10। नॉट ट्रू, ठीक है। एक्सक्लूड द अकाउंटिंग फॉर रियल एस्टेट डेवलपर, बिल्कुल ठीक है जी। नो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फॉर फिक्स एसेट्स आर laid down, recognize the revaluation of fixed asset, करती है जी, करती है ना। रिवैल्यूएशन भी होती है वहां पर, एसेट रिकॉग्नाइज भी होती है, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद डज नॉट डील विद द जॉइंटली ओन्ड एसेट, ठीक है। तो यही है कुल मिला के जो बचता है एग्जैक्ट, ठीक है। तो 10वें का आंसर हमारा क्या है? AS10 अगर पढ़ोगे तो आपको पढ़ने का आएगा जॉइंटली ओन्ड एसेट के साथ डील नहीं करती। उसके बाद नंबर 11 पे आते हैं जी। BOC, ये जॉइंट वेंचर का क्वेश्चन है। एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट गुड्स टू ओवरसीज कस्टमर, B सेंट ₹2 lakh टू C फॉर एक्सपोर्ट टू द USA। C एक्सपोर्ट गुड्स वर्थ ₹1,75,000 टू USA, ठीक है जी। अब देखिए ना, यहाँ पर 175,000 की जो गुड्स हैं C ने एक्सपोर्ट कर दी USA में कितने की? 2,10,000 की, ठीक है। तो देखा जाए यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो गया? 2,10,000 माइनस 1,75,000, 35,000 रुपीज़ क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया आपका। 35,000 प्रॉफिट हो गया कितने की? गुड्स की कॉस्ट के ऊपर। अगर प्रॉफिट ऑन कॉस्ट पे देखा जाए 35,000 प्रॉफिट है, डिवाइड बाई 1,75,000, तो ये आपका 20% हो गया प्रॉफिट। लोडिंग जो होगी या प्रॉफिट कह लीजिए 20% ऑन कॉस्ट। तो हमारे पास गुड्स टोटल कितने की थी? 2 लाख की गुड्स थी, उसमें से 175 की भेज दी, तो रिमेनिंग कितनी बची? रिमेनिंग बची हमारे पास 25,000 की, ठीक है। रिमेनिंग हमारे पास 25,000 की बची। अब इसके ऊपर प्रॉफिट कितना था? 20%। तो 25,000 का 20% कितना होता है? 5,000। तो टोटल की गुड्स की वैल्यू कितनी हो गई? 30,000, दैट इज B, 30,000 रुपीज़, ठीक है जी। चलिए, ये हो गया 11 नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं 12 नंबर पे। इनमें से वो पूछ रहे हैं कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। चलिए, ट्रू बतानी है आपको, ठीक है। द बायर गेट इमीडिएट पोजेशन बट ऑनरशिप अंडर इंस्टॉलमेंट सिस्टम ऑन द साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब इंस्टॉलमेंट सिस्टम में क्या यही होता था? अगर आप याद करें कि जो आपको पोजेशन था वो इमीडिएट मिल जाता था, बिल्कुल मिल जाता था, ठीक है, बट ऑनरशिप नहीं मिलती थी।
बिल्कुल मिलती थी जी, ऑनरशिप भी साथ ही मिलती थी, बट पेमेंट जो होती थी वो इंस्टॉलमेंट में होती है, पेमेंट जो है वो इंस्टॉलमेंट में होती है। ठीक है, तो ये ट्रू नहीं है। ए मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी इज टेकन टू कवर द क्लेम ऑफ लॉस, नहीं जी, है ना। तो फॉर इंडिपेंडेंट ब्रांच इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच ट्रायल बैलेंस इज रिक्वायर्ड, बिल्कुल जी। जब इंडिपेंडेंट ब्रांच की जब बुक्स बनाते हैं हम, इंडिपेंडेंट ब्रांच की बुक्स बनाते हैं, तो इंडिपेंडेंट ब्रांच का मेथड जब फॉलो करते हैं तो सभी ब्रांच का जो ट्रायल बैलेंस है वो रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि हर ब्रांच अपनी अलग अलग बुक्स बनाती हैं। तो वहाँ पर एक हेड ऑफिस को ब्रांच की बुक्स इनकॉर्पोरेट करने के लिए ट्रायल बैलेंस की जरूरत होती है। मतलब सही आंसर ये है, बट चौथा भी देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म लीज विच इज ऑफन कैंसलेबल इज नोन एज लीवरेज लीज, नहीं, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग लीज, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग लीज। तो मतलब सही आंसर क्या हुआ, सी। चलिए जी, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। एक असर्शन है, एक उसका रीजन है, स्टेटमेंट है उसका रीजन है। ठीक है जी, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है बट नॉट ए फिक्टिशियस एसेट, बिल्कुल सही है जी, स्टेटमेंट सही है। गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, बिल्कुल है। फिक्टिशियस एसेट नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। रीजन क्या है, गुडविल का कोई अपना फिजिकल सब्सटेंस या फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। फिक्टिशियस एसेट्स नॉट रिलाइजेबल, बिल्कुल फिक्टिशियस एसेट्स वो होती हैं जिसकी रिलाइजेबल वैल्यू 0 होती है। वेयर एज गुडविल कैन बी परचेज और सोल्ड, बिल्कुल सही है जी, गुडविल खरीदी भी जा सकती है और बेची भी। ठीक है ना, तो आपको पता है जब पार्टनरशिप फर्म या एक कंपनी दूसरी कंपनी को बेची जाती है तो उसमें गुडविल की वैल्यू भी ली जाती है, ठीक, गुडविल की पेमेंट भी होती है। तो देखा जाए यहाँ पे असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हैं, और रीजन जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ना, असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। वो कैसे, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, बिल्कुल है जी, क्यों, क्योंकि उसका फिजिकल सब्सटेंस नहीं है। ठीक है, पर गुडविल फिक्टिशियस एसेट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उसका कारण क्या है कि फिक्टिशियस एसेट्स रिलाइजेबल नहीं होते और खरीदे बेचे नहीं जा सकते, पर गुडविल जो है खरीदी बेची जा सकती है, इसलिए करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है जी, चलिए जी आगे चलते हैं जी 14 नंबर क्वेश्चन पे। इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। इससे आपको एटलीस्ट ये जरूर आसरा हो गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और अटेम्प्ट आपको टाइमिंग किस तरीके से देनी है। मतलब 30 नंबर का देखिए आपके पास पेपर है, तो तकरीबन 40-45 मिनट्स आपको बनते हैं। ठीक है, 45 मिनट्स दे दोगे आराम से, पर मेरे हिसाब से बड़े आराम से आप 20-25 मिनट में एमसीक्यू निपटा दोगे। ठीक है ना, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता होता। DEF 3 पार्टनर है, PSR इक्वल है। उसके बाद उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने की कोशिश करी है। गुडविल कितनी है, 1,80,000 रुपये की। ठीक है, तो एफ का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, क्या होगा। अब सिंपल एफ को ही पकड़ते हैं। एफ का पहला कितना था, ओल्ड रेशियो कितनी थी, 1/3। न्यू रेशियो कितनी है जी, 5/10। ठीक है, तो ये देख लेते हैं सेक्रीफाइस है कि गेन है। तो 30 हो गया जी, ये 10 हो गया, ये -15 हो गया, तो -5/30 मतलब -1/6 हो गया। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा हमारा 1,80,000 गुडविल थी, उसका डिवाइड बाय 6। ठीक है, 30,000 रुपीज़ क्या हो जाएगा, डेबिटेड हो जाएगा, डेबिटेड हो जाएगा एफ का अकाउंट, क्योंकि एफ का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे एक्स ने क्या किया है, गेन किया है। ठीक है, तो मतलब एफ अकाउंट डेबिट, टू क्या हो जाएगा, डी और ई जो उसकी गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो होएगी। ठीक है, उनका भी देखेंगे, हो सकता है डी का हमें पूछा नहीं है, ना ही ई का पूछा है, तो हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है
कि भाई डी का गेनिंग सेक्रीफाइसिंग है या गेनिंग है, या ई का सेक्रीफाइसिंग है या गेनिंग है। हमें सिर्फ और सिर्फ किसका पूछा हुआ है, एफ का पूछा हुआ है, तो सिर्फ एफ का ही देखेंगे। ठीक है, तो कहीं आप अब इसमें बच्चा क्या करने लग जाता है, पूरा ही सॉल्व करने लग जाएगा। नहीं, पूरा नहीं सॉल्व करना, जितना हमें रिक्वायर्ड है उतना ही बताओ, फटाफट भागो आगे। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन। मिस्टर रणबीर एडमिटेड इन द पार्टनरशिप 1 पोस्ट शेयर के लिए है। ठीक है, और कैपिटल कितनी है, ओल्ड पार्टनर की 45,000 है, आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड लायबिलिटी एंड ट्रांसफर ऑफ रिजर्व 45,000 है। ठीक है, व्हाट अमाउंट शुड बी ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर, नया पार्टनर कितने पैसे लेकर आएगा एडमिशन के टाइम पे। ठीक है, एडमिशन के टाइम पे नया पार्टनर कितने पैसे लेकर आएगा, कह रहे हैं कि अगर मिस्टर रणबीर जो कहते हैं 20,000 रुपये लेकर आया कैपिटल 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। ठीक है, तो पार्टनर ने डिसाइड किया टू एडजस्ट देयर कैपिटल इन अकॉर्डेंस विद द PSR। ठीक है, PSR के अकॉर्डिंग हम एडजस्ट करेंगे। व्हाट शुड बी द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ठीक है, अब देखिए जाए पुरानी कैपिटल कितनी थी, पुरानी कैपिटल थी 45,000 रुपये पूरी फर्म की। ठीक है, आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल एडजस्ट करने के बाद, तो इसका मतलब है जो पहले थी बाद में ही वो भी सेम बाद में ही होगी। तो इसका मतलब है इसका 1/4 शेयर था। ठीक है, 1/4 शेयर था, तो देखा जाए पहले आपका कितना शेयर था 45,000। ठीक है, अब वो कितने आया है, अब वो 20,000 रुपये लेकर आया है। ठीक है ना, 20,000 रुपये लेकर आया है बंदा वो। अब कुल मिला के कैपिटल है कितनी है, 20,000 रुपये है। अब उन्होंने क्या पूछा, क्या है, व्हाट शुड बी द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ठीक है ना, अब देखो ना, बड़ी सिंपल सी चीज है। पहले 3 पार्टनर थे, उनकी कैपिटल कितनी थी 45,000। ठीक है, अब नया पार्टनर ऐड हुआ है 1/4 शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। तो देखा जाए तो जब कुछ नहीं बोला होता तो माना जाता है कि इक्वली लिया है सभी से। ठीक है, तो देखा जाए उनका शेयर अब कितना रह गया, 3/4 रह गया। तो अब इसको पूरा 4/3 में कन्वर्ट करेंगे, तो फर्म की कैपिटल कितनी हो गई, 60,000 रुपये हो गई। अब 60,000 इक्वली डिवाइड होगी, चारों में होगी। ठीक है, तो कुल मिला के 15,000 रुपये हो गई। ठीक है, तो नए पार्टनर की जो 20,000 रुपये लेकर आया, इसमें से 15,000 रुपये हमारा कुल मिला के किस में लेकर आया, 15,000 रुपये लेकर आया। 15,000 रुपये लेकर आया किस चीज़ के लिए, कैपिटल के लिए, प्लस 5,000 रुपये किस चीज़ के लिए लेकर आया, गुडविल के लिए। ठीक है, तो कुल मिला के देखा जाए अब हमारी जो कैपिटल हो गई फर्म की टोटल कैपिटल कितनी हो गई, 20,000 इंटू 4/1, दैट इज 80,000। ठीक है, और जो पार्टनर्स का जो नया पार्टनर आया वो 20,000 बेशक लेकर आया, 20,000 बेशक लेकर आया, 20,000 लेकर आया, वो उसमें से 5,000 किस चीज़ का है, उसका गुडविल का शेयर लेकर आया है। ठीक है, तो कुल मिला के देखा जाए फर्म की कैपिटल कितनी हो गई 80,000, और जो मिस्टर रणबीर है उसका शेयर कितना हो गया, कैपिटल कितनी हो गई 15,000 रुपये। ठीक है, न्यू पार्टनर का 15,000 रुपये वो लेकर आया, प्लस फर्म की कैपिटल कितनी हो गई, कैपिटल ऑफ द फर्म, न्यू कैपिटल जो फर्म की कितनी हो गई 80,000 रुपये। ठीक है, ये हमारा 15th क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है जी, तो ये बच्चों MCQ थे हमारे, जो सभी चैप्टर के मिक्सअप करके हमने प्रैक्टिस करी। इसके बाद उम्मीद करता हूँ आपकी बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो गई होगी।
ठीक है। इसी तरीके से कोस्ट अकाउंटिंग के भी और दूसरे सब्जेक्ट की भी कोशिश करूँगा कि खास करके कोस्ट अकाउंटिंग के जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, ठीक है। और अगर आप CMT क्लासेस बाय करना चाहते हैं तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे आपको अवेलेबल है क्लासेस। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा और कूपन कोड भी अगर कोई अवेलेबल है तो। थैंक यू।